जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस पे। उसकी ट्रैक में जिस जिस तरह की इन्फेक्शंस होती है उसमें आई थिंक उनको डिवाइड करते हैं नॉन इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी एंड इन्वेजिव। ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर साहब बताएं, हमारे पास एक कॉल है। पहले कॉल अटेंड करते हैं, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसी हैं बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बहुत अल्लाह का शुक्र है। आज आपके इतने बड़े बड़े मेहमान आए कि डॉक्टरी के पहाड़ कह सकते हैं उनको। नॉलेज के मेरा पहाड़। सवाल जो है बहुत मासूमाना होते हैं मेरे सवाल, और बड़े आम से होते हैं। आम से आप लोग जितनी बीमारियां जीआई ट्रैक्ट की बता रहे हैं ये तो अपनी जगह है, लेकिन मेरे तजुर्बे में ये बात आई है, मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे जो तड़पते हुए हॉस्पिटल में गए, कोई डायग्नोस नहीं हो सकी, पेट में उनके क्रैम्प्स हो रहे थे, उनके गॉड साउंड खत्म हो गए थे। और कोई साहब आए, उन्होंने कहा क्या है भाई, क्या तकलीफ है तुमको? एक बुजुर्ग आए, उन्होंने उनकी नाक वाक सही की और वो बिल्कुल ठीक हो गए, घर चले गए। जब तो उसका डॉक्टर कह रहे थे हम तो खोल के देखेंगे, ऑपरेशन करेंगे तो पता चलेगा क्या है। तो इसकी इतनी आसानी से डॉक्टर कह देते हैं भाई ऐसा कोई साइंटिफिक नहीं है। ठीक है, साइंटिफिक नहीं है, लेकिन आप लोग माशाल्लाह इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे हैं, आपके तजुर्बे में ये बात आई हो, कहाँ तक हकीकत हो सकती है? और ये आम देखने में आता है। कुछ लोग तो बिल्कुल अलग टप्पू करते हैं, लेकिन कुछ लोग बाकायदा ये इलाज करते हैं और लोग बड़े बड़े सीरियस पेशेंट ठीक हो जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? थैंक यू। बिल्कुल, वह हम आपको इसके बारे में डेफिनेटली बता दें और डॉक्टर इम्तियाज़ बताएंगे इस बारे में। जी डॉक्टर इम्तियाज़, ये क्या है? देखें, जो जहाँ तक नाफ का सवाल है, ये बहुत कॉमनली कहते हैं कि जी नाफ हो गई है या नाफ टल गई है। टल गई है। एग्जैक्टली होता ये है कि ये बेसिकली इंटेस्टाइनल कॉलिक्स या इंटेस्टाइनल स्पैज़म्स की वजह से पेशेंट्स जो आते हैं, या बाज़ दफ़ा लंबर पेन है, रीनल कॉलिक है, ये बड़ा सिवियर पेन होता है और इट सबसाइड्स स्पॉन्टेनियसली और विद नसेट्स। कोई कॉमन अगर टीके लगा दिए जाएं आम से डाइक्लोफेनेक सोडियम के, तो ये सबसाइड कर जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ से 1 to 2 आवर्स। एक क्रैम्प की तरह होता है, क्रैम्प्स की तरह होता है विद बेली बटन। एग्जैक्टली। और इट इज़ समटाइम्स फेल्ट एंटीरियरली और बाज़ दफ़ा लंबर होता है, और ये स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन इज़ द रूल। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं नाफ की, नेचुरली कुछ लोग तो दम दुरूद कर लें उनको, या आप उनको ड्रिप लगा दें, या आप उनको सिंपल ऑब्जर्व कर लें, दे बिकम बेटर। मगर सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको वो इन्फेक्शंस बताता हूँ, दे स्टार्ट फ्रॉम ओरल कैविटी एंड लिप्स टू एनल कैनाल, जिसमें सर्जिकल इंटरवेंशन कुछ में ज़रूरत पड़ती है और कुछ स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशंस हो जाते हैं। अगर आप कॉमनेस्ट इन्फेक्शन लिप्स के ऊपर देखें तो वो हर्पीस सिम्प्लेक्स का होता है। ये वायरल एटियोलॉजी है इसकी, और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस होता है और ये लिप्स के ऊपर होता है। 4-5 दिनों में खुद ही रिजॉल्व कर जाता है। ये कॉमन है। सिस्टोमेटाइटिस है जिसमें लिप्स के एंगल्स पे और कॉर्नर्स ऑफ माउथ पे इन्फेक्शन होता है। फिर टंग के कुछ इन्फेक्शंस हैं, ओरल कैविटी के कुछ इन्फेक्शंस हैं। स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन यूजुअली हो जाती है। इस मौके पे मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं जिसको हम इन्फेक्शन या मुंह पकना कहकर बहुत अरसे तक अगर नज़रअंदाज कर दें, मुंह में या ज़ुबान में अगर कोई ऐसा लीयन है, ऐसा कोई अल्सर है, या ऐसा कोई छाला है जो बहुत अरसे से है, लाइक 2 महीने से 4 महीने से है, उस पर लोग सोमोजेल या मुख्तलिफ क्रीम्स लगा रहे हैं, ऑइंटमेंट्स लगा रहे हैं और वो रिजॉल्व नहीं कर रहा, तो ये लाजमी तौर पे फिजिशियन या सर्जन को दिखा के इसका मुआयना ज़रूरी है। बिकॉज हमारे पास नाउ एंड देन अक्सर ऐसे केसेस आते हैं जो ये लोग उस पर मुख्तलिफ तरह का लाइक कत्था लगा रहे होते हैं और मुख्तलिफ कि जी ये पक गया है, उसमें कोई ऐसी सिनिस्टर चीज़ भी अंडरलाइंग पैथोलॉजी रन कर रही होती है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो ईसोफेगस की इन्फ्लेमेशंस हैं, ये स्मोकर्स में, और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं। एक कंडीशन मैं आपको बताना चाहूँगा, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, जिसमें पेट का जो तेजाब, स्टमक का तेजाब है वो ऊपर, GERD। सर इसमें हम बात करते हैं, हम और बात करते हैं। एक कॉल है, अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? हेल्दी मॉर्निंग, आपका रेगुलर कॉलर बोल रहा हूँ, डॉक्टर राफे मुरसलीन। हाँ जी मुरसलीन साहब, बहुत दिनों बाद आपने फोन किया। बस आपका प्रोग्राम इतना अच्छा होता है कि कॉल मिलना मुश्किल है भाई। चलें ठीक, इस पे हमने एक्सक्यूज कर दिया। हाँ जी, आज डॉक्टर राफे इस वक्त मेरे पास सिग्नल नहीं आ रहे हैं आपके, जो चैनल मेरे पास जो लगा हुआ है आपका, तो ये पहले जो सेगमेंट चल रहा था एस्ट्रोलॉजी का, ये वही है या ये डॉक्टर साहब है? ये अब हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस पे बात कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी खत्म हो गया मुरसलीन साहब। अच्छा, चलिए आपके प्रोग्राम के बारे में कमेंट शेयर करूंगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है आपका, आप नए नए मेहमान लेके आते हैं। जरा सा आप कभी कोशिश कीजिएगा किसी अच्छे डेंटिस्ट को भी लेके आए ताकि हम अपने दांतों के वास्ते उससे मुरसलीन साहब मैं हूँ ना, आप मुझसे पूछिए ना। हेलो जी डॉक्टर, मैं मालूम कर रहा था मैं कार्डिक पेशेंट हूँ, मुझको ये बताइएगा, और डायबिटिक पेशेंट हूँ। मुझको दांतों का चेकअप कितने दिनों में कराना चाहिए, और अगर किसी वक्त इमरजेंसी में रात को मिडनाइट दांत में दर्द हो जाए तो उसको किस तरह देखना चाहिए, जबकि रात का टाइम मेडिकल स्टोर बंद हो या बाजार मार्केट ज्यादा मुश्किल हो, तो किस तरीके से उसको फेस करना चाहिए? ठीक है जी मुरसलीन साहब, आपने दो चीज़ों की तरफ निशान दी कि हम इस पे दोनों पे बात करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो कार्डिक पेशेंट भी है, डायबिटिक पेशेंट भी हैं, तो इनको कितना ऑफनली अपने डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। जहाँ डायबिटीज़ शुरू हो जाती है वहाँ पे गम्स जो होते हैं, गम्स मसूड़े और बोन जो होती है, उनके प्रॉब्लम्स काफ़ी शुरू हो जाते हैं। अक्सर डायबिटीज़ में अगर ख्याल ना रखा जाए और रेगुलर चेकअप्स ना किए जाए, सफाई ना रखी जाए, तो इतनी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है बात के दांत हिलने लगता है। शायद दांत में कोई पैथोलॉजी ना हो, शायद दांत में कोई कीड़ा ना हो, दांत खुद इटसेल्फ बिल्कुल सही हो, लेकिन नीचे बोन की वजह से, गम की वजह से वो हिलना शुरू हो जाता है। तो इतना इम्पॉर्टेंट है एक डायबिटिक पेशेंट का हर 6 महीने अपना चेकअप करवाना, कुछ है या नहीं है चेकअप करवाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और रात के वक्त जब इंसान सोने लेटता है और एकदम से उसको दर्द होता है, तो उसको इन द फर्स्ट प्लेस इग्नोर नहीं करना चाहिए अगली 4-5 और रातों तक के लिए। अगर रात को सोते वक्त दर्द होता है तो एक इंडिकेशन होती है जिसको हम पल्पाइटिस कहते हैं, और इस सिचुएशन में कभी कभी रूट कनाल करनी पड़ जाती है, कभी कभी दांत एक्सट्रैक्ट करना पड़ जाता है, लेकिन देखना पड़ता है कि वो नौबत ना है। कोशिश की जाती है हर तरह से दांत सेव करने की। इमीडिएटली क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोग जो उसके लिए होम रेमेडी करते हैं वो एक है कि सबसे पहले आपने एक अच्छा पेन किलर खा लिया, और दूसरी एक और चीज़ करते हैं कि वहाँ लौंग दबा के सो जाते हैं। लौंग के थोड़े से इफेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो पेन रिलीफ हो जाता है, लेकिन दिस इज़ वेरी टेम्प्रेरी। सुबह में द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ गेट अप एंड गो टू अ डेंटिस्ट, आपका वो मैटर वहीं के वहीं सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम लोग कमिंग बैक टू हमारी इन्फेक्शन। डॉक्टर साहब हमें इन्फेक्शन GERD के बारे में बता रहे हैं। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कोई इन्फेक्टिव कंडीशन नहीं है, इट इज़ अ केमिकल इसोफेजाइटिस। बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, देयर इज अ कॉम्पिटेंट वेल्व, एक वन वे वेल्व होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन पे। तो अगर वो इनकॉम्पिटेंट हो ड्यू टू एनी डिजीज़, बहुत सारी ऐसी पैथोलॉजीज़ हैं जिसमें ये वेल्व इनकॉम्पिटेंट हो जाता है, लाइक कॉफ़ी जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मोकर्स हैं, ओबेसिटी है, इन कंडीशंस में ये वेल्व इनकॉम्पिटेंट होता है, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इट रिगर्जिटेट्स बैक इनटू द एसोफेगस। उसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन, रिट्रोस्टर्नल यानी यहाँ मिडल ऑफ द चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन, और बाज़ दफ़ा ये एंजाइना को मिमिक कर रहा होता है। इसके बाद अगर आप नीचे आएँ तो गेस्ट्राइटिस, इसमें जो है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो इसमें फूड पाइप में भी इन्फेक्शन, अभी डायबिटीज की वो बात हो रही थी, तो एक इन्फेक्शन होता है कैंडिडा इन्फेक्शन, जो कि हम डायबिटिक पेशेंट्स में फंगल इन्फेक्शन देखते हैं, वो हार्ट बर्न्स के साथ आते हैं, और उनको जो है हो रही होती है जो, और मुंह में भी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया पका हुआ होता है, तो मुंह में वो वाइट स्पॉट्स होते हैं। सही। और जब हम देखते हैं अंदर एंडोस्कोपी वगैरह में, तो उसके अंदर भी वाइट स्पॉट्स होते हैं, तो कैंडिडा इन्फेक्शन होता है अक्सर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में डायबिटिक पेशेंट्स में। हॉस्पिटलाइज्ड हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ICU में पेशेंट हैं, HIV वाले पेशेंट्स हैं, या कोई पेशेंट जो इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी पे है, उसमें कैंडिडा इसोफेजाइटिस इज अ फेयरली कॉमन इन्फेक्शन। फिर गैस्ट्राइटिस में सर ने H. पाइलोरी की बात की है, विच इज कैंडिडा इसोफेजाइटिस, मतलब एसोफेगस में होता है, वो ऊपर तक हमें फेरिक्स तक वो पूरा आपको जैसे कर्ड लाइक सर बता रहे हैं, जैसे वाइटिश प्लाक्स होते हैं म्यूकोजा के साथ एडहेरेंट। ये कैंडिडा एम्पेरिकली भी आप
इसको डायग्नोज कर सकते हैं। ये ख़ास तौर पे वो पेशेंट जो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, HIV पॉजिटिव, पोस्ट कीमोथेरेपी, आपको इस तरह पेशेंट्स मिलते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब कॉल है, कॉल अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, थोड़ा सा लाउड बोलेगा। जी राफिया जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है? जी मैं मिसेस उस्मान लाहौर से बात कर रही हूँ। मिसेस खान? मिसेस उस्मान। मिसेस उस्मान जी, मिसेस उस्मान कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल था, मेरी बेटी 8 इयर्स की है। 8 इयर्स की, ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग खाना खाती है, और लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा खाना खा देती है तो फिर उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और फिर उसको गुम डायरिया जैसे हो जाता है, उसके बाद कुछ दर्द सा फील होता है। अब डॉक्टर कहते हैं कि बेबी इसके पेट में कीड़े हों, लेकिन मैं डॉक्टर से पूछना चाह रही थी कि उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं पेट में कीड़ों के। अच्छा, मतलब आजकल वो बहुत ज़्यादा खाना खा रही है। हाँ जी, और फिर उसके बाद उनके पेट में बहुत दर्द होता है और डायरिया की सिचुएशन आ जाती है। इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? हाँ नहीं, लगता है ऐसा ये कि वो ओवरवेट भी होंगी क्या? ओवरवेट है? नहीं, ओवरवेट नहीं है। ओह, ओवरवेट नहीं है। और ये खाना बहुत ज़्यादा कब से खा रही है? एक कुछ 15-20 दिन हो गए हैं कि मतलब वो इतना ज़्यादा खाना खा रही है कि उसको हर बार दिमाग में खाने के बारे में ही सोचती है। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है क्या? वो आपको तो खुश होना चाहिए, बच्चे तो खाने की तरफ आते हैं। खाने की तरफ आ रहे हैं। तो ग्रोइंग एज है तो बच्चे हम आपको आंसर करते हैं इसका, ठीक है? ग्रोइंग एज में तो बच्चे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और उनकी डिमांड्स भी डिफरेंट होती हैं जिनको लुक आफ्टर करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है अगर वो खा रही हैं और वेट नहीं है तो उनको इनकरेज करना चाहिए कि भाई वो खाएं। लेकिन सर ये खाने के बाद उनके जो पेट में दर्द है, जो पेट में जो दर्द होता है उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। एक तो इन्होंने कहा कि कीड़े हैं, तो कीड़ों के लिए नहीं, इन्होंने सुना शी इज नॉट श्योर कि उनके पेट में कीड़े हैं। तो इसका एक आसान तरीका है कि उनको लूज मोशन वगैरह होते हैं तो एक स्टूल एग्जामिनेशन करा लें, और डीवॉर्मिंग का एक 10 दिन का कोर्स और एक डीवॉर्मिंग का एक सिंगल 10 दिन के कोर्स की जरूरत नहीं। अच्छा, एक सिंगल डोज डीवॉर्मिंग आती है, तो एल्बेंडाजोल उसका इंग्रेडिएंट मुख्तलिफ कंपनियां बनाती हैं। सर बहुत दर्द होता है डीवॉर्मिंग के बाद? नो डीवॉर्मिंग तो कहते हैं ना कि वो जाते नहीं है, वो बहुत अंदर और नहीं कुछ नहीं होता, तंग करना शुरू कर देते हैं। नहीं कुछ नहीं। आम जो कीड़े जो हैं स्कैरिस है और एंट्रोपियस वर्मिकुलरिस है, मुख्तलिफ कीड़े छोटे छोटे होते हैं, नन्हे मुन्ने से होते हैं और एक बड़े बड़े लंबे लंबे से होते हैं। तो दोनों जो है सिंगल डोज से कभी नाक के थ्रू भी बाहर आते हैं। हाँ, नाक के मूवीज में देखा है। हाँ नहीं, वो जो है अक्सर हम जब कोलोनोस्कोपी कर रहे होते हैं, अक्सर तो नहीं कई दफ़ा, तो उसमें वो छोटे कीड़े भी हमें नज़र आते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे सांप की तरह के, वो भी नज़र। तो सही है, वो जो है अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में हों और जमा हो जाएँ तो ख़ासतौर पर एस्कैरिस जो है बड़ा कीड़ा होता है और गुच्छे की शक्ल में अगर 4-5 जमा हो जाए तो आंतों को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं कर देता है, और जिसकी वजह से पेट में दर्द हो सकता है। तो अगर इस तरह का बच्चा जो है हो तो उसे डिवॉर्म करने में कोई मुज़ायका नहीं है, बस एक सिंगल डोज होती है, सिंगल बोतल पी लें, उससे कोई दर्द वर्द नहीं होता। अच्छा, अगर ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं